जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारी सेना के मौलिक अधिकारों को क्यों छीन लिया जाता है और किसी भी एरिया में यदि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए तो वहां पर रहने वाले लोगों का मौलिक अधिकार क्यों छीन लिया जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद संख्या 33 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक। हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं अनुच्छेद संख्या 33 पे। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 33 जो है वो ये बात बोलता है कि हमारे देश की संसद के पास में, हमारे देश की पार्लियामेंट के पास में ये शक्ति है कि वो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। क्या बोलता है अनुच्छेद संख्या 33? अनुच्छेद संख्या 33 ये बात बोलता है कि हमारे देश की पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारे सैन्य शासन है, जो हमारे जो सैन्य शासन है उनके मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है, उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है, उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। कारण क्या है दोस्तों, हमारी जो सेना है उसके मौलिक अधिकार क्यों छीन लिए जाते हैं? कारण ये है कि जो हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, पुलिस फोर्सेज जो है, इनका मुख्य मकसद है देश की एकता बनाए रखना और देश की अखंडता बनाए रखना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना। आर्म्ड फोर्सेज का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? एकता और अखंडता बरकरार रखना। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है ये बेसिकली क्या होते हैं? मौलिक अधिकार का मतलब यही है कि जो व्यक्ति होता है उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, यानी कि जो उसके आइडियाज जो है, उसके जो बेसिकली थॉट्स हैं वो दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने की, स्पीच देने की आज़ादी देते हैं मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो बेसिकली किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की आज़ादी देते हैं। देखो दोस्तों, यदि सेना को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी दे दी जाए और सेना को यदि संगठन बनाने की आज़ादी दे दी जाए तो यहाँ पर जो हमारे देश की एकता और अखंडता है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर ये देखिएगा, जो हमारी जो बेसिकली जैसे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रो जो है, उसके पास में कुछ खुफिया जानकारी आ गई और खुफिया जानकारी जब रो के एजेंट के पास में आ जाए, जो रो का व्यक्ति होगा, जो रो का कर्मचारी, उसके पास में जो खुफिया जानकारी है उसको यदि ये बात बोल दी जाए कि आपका मौलिक अधिकार आपके पास में, आपके जो अपने जो आइडियाज है उनको दुनिया के सामने रख सकते हैं, तो वो आएगा मीडिया के सामने और जाकर के उसके पास में जो भी पूरी की पूरी खुफिया जानकारी है वो पूरी की पूरी दुनिया के सामने बता देगा। तो इससे क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो हमारी भारत सरकार का प्लान है कि हम जाकर के 2026 में यहाँ पर पीओके को लेने के लिए पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। और देखो हमारे यहाँ पर जो आर्मी के जनरल, जो हमारे जो जनरल है वो जाकर के मीडिया में ये बात बोल देंगे कि हम तो 2026 में जाकर के पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं। इससे होगा क्या, जो हमारे पास में पीओके आने वाला होगा वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इससे चौकन्ना हो जाएगा और हमारे देश की जो एकता जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाएगी। तो अनुच्छेद संख्या 33 क्या बात बोलता है कि हमें देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जो सेना है उसके जो मौलिक अधिकार है उनको समाप्त कर देती। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी सेना के अंदर जो काम करते हैं, यानी कि जो सेना के जो बाल काटने वाला होगा, जो सेना का कारपेंटर होगा, वहाँ पे जो छोटे मोटे जो भी काम करेगा उस व्यक्ति के ऊपर भी ये होता है कि जो यानी कि जो सेना के बाल काटने आएगा उसके भी जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त कर दिए जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहेगा उन लोगों के साथ में उसका उठना बैठना होता है, तो उनकी जो जानकारी उसके पास में आ जाए और उस जो मतलब सेना की जानकारी यदि किसी कटिंग करने वाले व्यक्ति के पास में आ गई तो वो जाकर के पाकिस्तान के लोगों के साथ में वो जानकारी बेच दे, तो उसके जो मौलिक अधिकार है उनको भी छीन लिया जाता है, उसके जो मौलिक अधिकार है उसको भी सीमित कर दिया जाता है कि भाई जो हमारी जो एकता की बातें हैं, जो हमारी अखंडता की बातें वो दुनिया के सामने नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आप लोग देखिएगा इसका वास्तविकता में एग्जांपल व्यवहारिक रूप से यदि देखेंगे तो हमारे जो जनरल साहब है वो कभी भी मीडिया के सामने आकर भाषण देते हैं? कभी भाषण देते हुए नहीं देखा होगा। रो का जो एजेंट है वो कहीं जो मतलब क्या प्लान है भविष्य में ये बात बताएगा किसी के सामने? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 33 में आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सेना के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, जो सेना के मौलिक अधिकार है उनको कम कर देता है, सेना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है अनुच्छेद संख्या 33। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या 34 पे। यहाँ पर क्या था, सेना को एकदम मतलब दबोच दिया जाता है, सेना को एकदम बिल्कुल भी पावर नहीं दी जाती है। और अनुच्छेद संख्या 34 जो है ये आ जाता है, सेना को फुल पावर देता है, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको फुल पावर देता है, पूरी की पूरी शक्ति दे देता है। यहाँ पर क्या था, सेना को बिल्कुल यानी कि पूरी तरीके से दबोच दिया गया और आम व्यक्ति के जो अधिकार थे वो पूरे थे।
यहाँ पे क्या है, सेना को फुल शक्ति दे दी और आम व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है कि अनुच्छेद संख्या 34 जो है उसके अंदर मार्शल लॉ की बात की गई है। मार्शल लॉ क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है? तो देखो दोस्तों, मार्शल लॉ का मतलब होता है किसी एरिया के अंदर जो हमारी जो नॉर्मल कानून है, जो हमारे देश का जो संविधान है, ये संविधान ने लागू होकर के सेना का शासन लागू हो जाएगा, सेना का पूरा कानून लागू हो जाएगा। कहाँ पे लगा है ये जो बेसिकली मार्शल लॉ कहाँ पे लगता है? जैसे कि कश्मीर की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ पर सेना का शासन लगता रहता है। कारण क्या है, जो मार्शल लॉ है इसको लगाने का क्या कारण होता है? देखो, यदि किसी भी जो हमारे देश के अंदर यदि उपद्रवी यदि पैदा हो जाए, आतंकवादी घटना पैदा हो जाए, तो हमारे देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा आ जाएगा। हमें हमारी एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, हमें हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए बेसिकली सेना का शासन लागू करना होता है। आप लोग देखते हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी इतनी भयंकर संख्या में बढ़े हुए होते हैं, यहाँ पर उपद्रवी इतने होते हैं कि भारत को कभी कभी तो गजवाए हिंद करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन उपद्रवियों को हटाने के लिए, उन जो बेसिकली ये जो आतंकवादी है इनको समाप्त करने के लिए सेना को फुल पावर दी जाती। क्यों? क्योंकि यदि नॉर्मल कानून लागू हुआ, यदि देश का नॉर्मल संविधान लागू हुआ, तो इन लोगों को बेसिकली फंडामेंटल राइट होते हैं और फंडामेंटल राइट के तहत में इनकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, इनको बेसिकली कोई भी किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सेना को जब फुल पावर दे दी जाती है, तो जो आम व्यक्ति है, जो कश्मीर के जो आम व्यक्ति है, उनका मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। और जब इनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो जाकर के सेना फुल पावर में आकर के किसी भी व्यक्ति से शक के आधार पर कुछ भी पूछ सकती है। भाई शक हो जाए कि आतंकवादियों का साथ दे रहा है, ये जो व्यक्ति है ये बेसिकली उपद्रवी है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति से हमारी सेना है वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को खुली गोली मार सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेना वो जब फुल पावर में आ जाती है तो अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से कर पाती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा आफ्स्पा। आफ्स्पा क्या है? आफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये बेसिकली जो आर्मी का शासन लागू हो जाता है जब, यानी कि जब हमारी सेना का शासन लागू हो जाता है तो वहाँ के लोग जो है उनका मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। पोटा जो है वो बेसिकली किसके तहत में लगाया गया? अनुच्छेद संख्या 34 के तहत में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये बेसिकली जो आतंकवादी है उनको पकड़ने के लिए, उनका निरोध करने के लिए अनुच्छेद पोटा लगाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऐसे ही लगाया जाता है टाडा। तो ये जो कानून है, आफ्स्पा है, पोटा है, टाडा है, ये क्या होते हैं? इनके तहत में सेना को फुल पावर मिल जाती है। सेना किसी के भी घर में जाकर के छानबीन कर सकती है, वहाँ पे असला बारूद तो नहीं पड़ा है, पाकिस्तानियों के साथ में तो नहीं मिले हुए, चाइना के साथ में तो नहीं मिले हुए, देश विरोधी घटनाएं तो नहीं कर रहे हैं। तो अनुच्छेद संख्या 34 जो है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये सेना को फुल पावर दे देता है। क्या है? सेना को फुल पावर दे देता है। इसकी वजह से होता क्या है, ये आरोप भी लगाए जाते हैं भारतीय सेना पे कि वहाँ की जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनके साथ में बलात्कार वगैरह करते हैं। तो हम मतलब कि सेना भाई मनमानी करती है, वहाँ के जो लोग हैं उनके पास में तो मौलिक अधिकार है ही नहीं, ना तो न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 33 और अनुच्छेद संख्या 34 में ये बात बोला गया है कि जहाँ पर भी मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तो उनके मौलिक अधिकार को बचाने के लिए न्यायालय बीच में नहीं आएगा। और अनुच्छेद संख्या 33 में यह बात बोला गया है कि जो व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस में काम करेगा उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो न्यायालय बीच में नहीं आएगा। तो इन लोगों के साथ में बेसिकली कई बार बुरा व्यवहार भी किया जाता है। तो ये बात जो कुछ लोग हैं इस मुद्दे को उठाते भी हैं, तो यहाँ पर यही बात आती है कि हम लोगों को भाई देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना जरूरी है। यदि सेना को, कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं भाई पड़ोसी की औलाद वहाँ पर भी जाकर के कुछ ऐसी घटना करते होंगे, लेकिन हमारी जो सेना वो मतलब विश्व की जो प्रतिष्ठित आर्मी है, जो विश्व की प्रतिष्ठित सेनाएं हैं उनमें से एक है। हमारी सेना जानबूझ करके किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं मारने वाली, हमारी जो सेना है वो जानबूझ करके गलत हरकत नहीं करने वाली। तो ये बात बोलता है अनुच्छेद संख्या 34। फर्क क्या है? अनुच्छेद संख्या 33 ये बात बोलता है कि सेना जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाता है, सेना के जो अधिकार है वो छीन लेता है। अनुच्छेद संख्या 34 जो है वो सेना को फुल पावर दे देता है। और जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा, जब सैन्य शासन लागू हो जाएगा, तो वहाँ के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। इसको लागू करने का कारण होता है कि जो उपद्रवी वगैरह है, जो आतंकवादी, उनको समाप्त किया जाए। और अनुच्छेद संख्या 33 को लागू करने का ये कारण होता है कि जो हमारे देश की जो प्राइवेसी होती है, जो निजता होती है, जो सिक्योरिटी के जो खुफिया चीज़ें होती है, उनको बचाए रखना। और सेना के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके अंदर कुछ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्या 33 होता है। अब देखो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसके बाद में अनुच्छेद संख्या 35 के बारे में, यानी कि हम लोग आर्टिकल नंबर 35 के बारे में देखते हैं।
देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 11 में हमने आप लोगों को बताया था कि नागरिकता से संबंधित, यानी कि जो हमारी सिटीजनशिप होता है उसके तहत में यदि कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। अनुच्छेद संख्या 11 के तहत में सिटीजनशिप से यदि रिलेटेड कोई भी कानून बनाया जाएगा, जैसे कि CAA जो आया है, तो ये कौन लेके आए? गृह मंत्रालय के द्वारा लेके आएगा ये कानून। अब मान के चलो मौलिक अधिकार में यदि कोई परिवर्तन करना है, किसी मौलिक अधिकार को हटाना है, कोई और मौलिक अधिकार बनाना है, जो मौलिक अधिकार है उनको प्रभावी यदि बनाना है, तो इसको कौन बनाएगा? मौलिक अधिकार के अंदर यदि कुछ जोड़ना है, कुछ चेंजमेंट करना है, तो ये शक्ति किसको दी जाती है? अनुच्छेद संख्या 35 के तहत में। अनुच्छेद संख्या 35 जो है वो बेसिकली संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति प्रोवाइड करता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखो आप लोगों को हमने ये बात बताई थी कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन प्रभावी तो बना सकती है। भाई जैसे कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हुआ करता था, शिक्षा का जो अधिकार है ये बेसिकली पहले फंडामेंटल राइट तो नहीं था, ये पहले DPSP में आया करता था, लेकिन हमको जब ऐसा लगा कि अब हमारी सरकार इस स्थिति पे पहुंच चुकी है कि अब हम 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, हमारी सरकार ने क्या किया, अब शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना है। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किसने बनाया? संसद ने बनाया। और संसद के पास में ये शक्ति कहाँ से आई? ये आई अनुच्छेद संख्या 35 से। तो अनुच्छेद संख्या 35 यही बात बोलता है कि संसद यदि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाए तो बना सकती है अनुच्छेद संख्या 35 के तहत में। लेकिन संसद जो है वो कम भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों के साथ में छेड़खानी कर सकती, लेकिन जो हमारे देश का जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ में छेड़खानी नहीं करेगी। अब मूल ढांचा क्या है संविधान का, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 33 जो है ये सेना के ऊपर बेसिकली कंट्रोल लगाता है, सेना की जो पावर है उसको समाप्त कर देता है, सेना के जो मौलिक अधिकार है उनको समाप्त कर देता है। अनुच्छेद संख्या 34 जो है ये सेना को फुल पावर दे देता है और जो आम लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है। अनुच्छेद संख्या 35 जो है वो संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से बनाने के लिए शक्ति देता है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे आगे की क्लासेज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।